Hellcat. नमस्कार। आज हम देखेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र का पार्ट 3 फिजिक्स के। अब तक हमने 2 पार्ट में ऑब्जेक्टिव 1 से 5 तक पहले पार्ट में बनाए और दूसरे पार्ट में पार्ट 2 में हमने 2-2 अंक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया है, जिसमें अथवा वाले क्वेश्चन भी। अब हम 3-3 अंक वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। विद्यार्थी 3-3 अंक में आपको कितना लिखना चाहिए, आइए हम देखते हैं। तो क्या लिखा है, इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ठीक, आपका सबसे महत्वपूर्ण काम है क्वेश्चन को ठीक ढंग से पढ़ना और उससे डाटा को चुरा कर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना। क्या है, 8 विद्युत वाहक बल की एक बैटरी है जिसका आंतरिक प्रतिरोध जो है वो 5 ओम है और ये किस क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो प्रतिरोध का उपयोग कर 120 वोल्ट एक डीसी स्रोत द्वारा चार्ज किया जाता है। चार्ज होते समय बैटरी का टर्मिनल वोल्ट ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना विद्यार्थियों, हमें टर्मिनल वोल्ट। आइए हम इसका चित्र बनाते हैं। क्वेश्चन को 2, 3, 4 बार आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आप क्वेश्चन को ठीक ढंग से समझ पाएंगे, है ना, क्योंकि मैथमेटिकल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के हिसाब से। आइए हम क्वेश्चन को करते हैं। तो मैंने बनाया ये, सबसे पहले मैं बैटरी बना देता हूँ। ये हमने एक बैटरी बना दी है, सेल ले लेते हैं ये। ठीक, ये संचायक बैटरी इसका विद्युत वाहक बल कितना, 8 वोल्ट है। तो इसका जो विद्युत वाहक बल है उसको हम E1 नाम दे के कर देते हैं, 8 वोल्ट जो अपने को दिया है। और इसी के साथ एक आंतरिक प्रतिरोध जुड़ा है। मैं एक आंतरिक प्रतिरोध जोड़ देता हूँ। ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया यहाँ से यहाँ तक, जो कितना है, स्मॉल r, और इसकी वैल्यू दी है 0.5 ओम। फिर यहाँ से हम और चित्रों को आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया यहाँ तक जुड़ के अपने पास, जो कि श्रेणी क्रम में 15 प्रतिरोध, इसी के साथ श्रेणी क्रम में एक और प्रतिरोध जुड़ा है, ये हम जोड़ देते हैं, बाह्य प्रतिरोध हो गया। बाह्य प्रतिरोध को हम किससे दर्शाएंगे, आर से। जैसा कि आपको विद्यार्थियों सर ने जब भी सवाल कराया तो ये इसी तरीके के सिंबल यूज़ किए हैं। ये एनसीईआरटी में दिए गए सिंबल से हम ले रहे हैं। 15.5 ओम, ये बाह्य प्रतिरोध हो गया। और इसी के साथ 120 वोल्ट का स्रोत जुड़ा हुआ है। ये एक और हम बैटरी जोड़ेंगे जिससे हम चार्ज करेंगे। ये कितना है, 120 वोल्ट हो गया। इसका विद्युत वाहक बल है 120, E2 मान लेते हैं। हम इसको जोड़ेंगे। विद्यार्थी इस तरीके समझिए कि ये आपके मोबाइल की बैटरी है और ये आपके पास पावर बैंक है जिससे आप इसको क्या कर रहे हो, चार्ज कर रहे हो। बीच की केबल से कितना अंतर आ रहा है, 0.5 ओम। तो आके आपको समझने में आसानी हो जाए। एक बार फिर से मैं बोल देता हूँ कि ये जो है मोबाइल की आपकी बैटरी है जिसको आपको चार्ज करना है, जिसका विद्युत वाहक बल 8 वोल्ट, और बाहर से जो केबल से रुकावट है वो कितनी है, आंतरिक रुकावट उसमें 0.5 ओम। फिर जब हम बाहर से हम चार्ज करते समय जो देंगे पावर बैंक, इसको हम मान लेते हैं अपना, है ना, पावर बैंक से आपने मोबाइल चार्ज किया होगा। और ये बाहरी रुकावट केबल से जो है वो कितनी है, 15.5 ओम। अब अपने को क्या बताना है कि ये जो चार्ज होते समय बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज, ये यहाँ से यहाँ तक, ये टर्मिनल वोल्टेज कहलाएगा। इन बिंदु ए से बिंदु बी तक का जो वोल्टेज होगा विद्यार्थी, वो कहलाएगा टर्मिनल वोल्टेज। वो अपने को निकालना है। तो हम देख सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। तो आइए हम हल करते हैं क्वेश्चन को। तो हल जो दिया है, पहले वो डाटा लिखते। दिया है क्या क्या दिया अपने पास, है ना, कि विद्युत वाहक बल जो कैपिटल आर है वो दे दिया अपने पास, है ना, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर दे दिया। तो ये टर्मिनल वोल्टेज जो निकालना, VA माइनस VB अपने को ज्ञात करना चाहिए। होगा कितना विद्यार्थियों, तो ये होगा, अब ध्यान से आप देखिए, A और B के बीच में क्या क्या है। A और B के बीच में है एक तो 8 वोल्ट की विद्युत वाहक बल की बैटरी जुड़ी है, तो ये विद्युत वाहक बल E1, और इसके बीच में यहाँ से धारा बहेगी इसमें I, तो I इंटू R, ये हो जाएगा IR। अच्छा, यहाँ प्लस चिन्ह इसलिए लगाया अपने विद्यार्थियों क्योंकि ये चार्ज हो रहा है। जब हम चार्ज होता है तो प्लस का निशान, और ये खुद अगर करंट देने लग जाता है इस परिपथ में तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि किरचॉफ का जो नियम है बंद परिपथ के लिए उसके अकॉर्डिंग अपने को चलना पड़ेगा कि विद्युत धारा की दिशा
अब हमारे पास सॉरी किरचॉफ का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे दो वैल्यू ज्ञात करें। E1 की वैल्यू तो हमारे पास है, कितनी है विद्यार्थी? E1 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 8 वोल्ट। अब हमें I यानी धारा ये निकालनी है और प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध R ये भी हमें दिया है। इसको समीकरण 1 देके हम छोड़ देते हैं। अब हम ओम के नियम से हम क्या निकाल सकते हैं? विद्युत धारा। तो मैं लिख देता हूँ ओम के नियम से, ओम का नियम है कि परिपथ में बहने वाली धारा बराबर क्या जाएगा? कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। अब विद्यार्थी धारा तो हो गई, कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा? तो यहाँ ध्यान से आप देखिएगा, पहला विद्युत वाहक बल E1 और दूसरा कितना है? E2। E1 प्लस E2। पर E2 किसका लेना पड़ेगा विद्यार्थी? हमें माइनस का। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि E2 जो है इसका प्लस सिरा इधर, इससे करंट इधर आएगा, है ना। इसको इस तरीके से देखिएगा आप, है ना। बस यही समझिएगा, यहाँ सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है आपके पास। क्या कहा था किरचॉफ ने कि जो धारा चक्र की दिशा में चलेगी वो धनात्मक, तो ये चक्र की दिशा में चलने वाली धनात्मक और चक्र से विपरीत चलने वाली, तो हम देख सकते हैं E1 जो है उसका करंट इधर आएगा, है ना, क्योंकि उसका धन टर्मिनल इधर है और ऋण इधर है। धन से चार्ज होते इसलिए अपने को ऐसा जोड़ना पड़ा, धन से करंट उसमें प्रवेश कर रहा था ये। और ये जो है E2 का करंट इधर जा रहा है, ये यहाँ से आप देख सकते हैं, ये E2 से, है ना, चक्र की दिशा में। इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा? माइनस का। कुल प्रतिरोध R बटे R। अब E1 का मान, E1 का जो मान है वो है विद्यार्थी 120, फिर हो जाए माइनस E2 का जो मान है, सॉरी E2 माइनस E1 है ना, यहाँ उल्टा लिख, सॉरी मैंने मिस्टेक, फिर से लिखता हूँ मैं यहाँ पर। E2 प्लस E1 किसका हो जाएगा? माइनस का। E2 की वैल्यू 120 हमने रख दी, E1 की वैल्यू, और यहाँ पर है 15.5 प्लस 0.5। अब इसी को आगे सॉल्व करते हैं तो अगला सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा 112 बटे 16। जब इसको हम कैंसिल करते हैं तो विद्यार्थियों कितने आ गए? 7 एम्पियर। ये जो ए से बी की तरफ धारा जा रही है ये कितनी हो गई है? 7 एम्पियर। ठीक, अब हमारे पास सब कुछ आ गया, हमारे पास विद्युत धारा आई भी आ गई, तो हम निकाल सकते हैं कि VA माइनस VB, जो निकालना था ना टर्मिनल वोल्टेज दोनों सिरों के बीच का, वो E8 है। धारा कितनी? I, धारा I की वैल्यू आई 7 इंटू R की वैल्यू है 0.5, है ना। स्मॉल r की वैल्यू हमारे पास ये रही, हमने वो भी रख दी किसमें? तो हमने एक इससे लिखा है समीकरण 1 से, जो हम पहले ही बना चुके थे। 8 जब 7 में हम गुणा करेंगे 3.5 यानी हो जाएगा 11.5। और टर्मिनल वोल्टेज है विभवांतर जिसको हम बोलेंगे, इसलिए कि इसमें नापेंगे इसको हम वोल्ट में। तो ये इसका आ जाएगा विद्यार्थियों आंसर। ये विद्यार्थियों अगला सवाल हम देखते हैं इस क्वेश्चन के अथवा वाला क्वेश्चन 13वें का। क्या है? 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल और 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली एक बैटरी को किसी प्रतिरोध से संयोजित करने पर परिपथ जो बनता है उसमें 0.5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है। तो एक तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए और बैटरी का टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए। आइए विद्यार्थियों इसको हम चित्र बनाते हैं ताकि और समझ में आ जाएगा हमारे पास कि 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल और 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली एक बैटरी है। एक दोनों को अपने जोड़ दिया है, उसमें आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है। तो इस तरीके से अपन उसका चित्र बना देते हैं। ये आंतरिक प्रतिरोध जुड़ गया इस बैटरी के साथ। कितना इसका विद्युत वाहक बल E जो है 10 वोल्ट, और ये जो आंतरिक प्रतिरोध है इसका वो है 3 ओम। अब प्रतिरोध के साथ जुड़े हुए हैं, तो ये तो हो गया तथा आंतरिक प्रतिरोध वाला, प्रतिरोध के साथ जुड़े हैं तो ये हो गया ये यहाँ पर अपन बना देंगे बाह्य प्रतिरोध। ये बना दिया अपने बाह्य प्रतिरोध। इस बाह्य प्रतिरोध का हम नाम रख देंगे R। यहाँ से तक विभवांतर हो जाएगा V, इसमें धारा बहती है I। ठीक, तो देखिए ज़रा विद्यार्थी, हमें सब जो दिया है वो हम लिख देते हैं। क्या दिया है हमारे पास? धारा I, सॉरी पहले सबसे पहले दिया हमारे पास विद्युत वाहक बल E।
ई जो दिया है वो 10 वोल्ट, फिर प्रतिरोध स्मॉल आर जो है वो दिया है 3 ओम, फिर बहने वाली धारा आई 0.5 एम्पियर। अब हमें निकालना है एक तो आर, बाह्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, और उसमें बहने वाला क्या ज्ञात करना, दूसरी चीज़ बैटरी का टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल वोल्टेज, यानी यहाँ से तक वी की वैल्यू, वी ज्ञात करना हमें विद्यार्थी। ठीक, आइए हम देखते हैं। तो सबसे पहले परिपथ है, परिपथ में आप देख पा रहे होंगे, तो हम लगा देंगे इस परिपथ में धारा तो हमें दी है, ये दिया है और ये दिया है, तो हम आर निकाल सकते हैं किसके नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। इससे पहले वाले सवाल में हमने यही किया था। ओम का नियम कहता है धारा जो है परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। विद्यार्थी ये धारा, कुल विद्युत वाहक बल इस परिपथ में आप देख सकते हो बस एक ही विद्युत वाहक बल है ई, और कुल प्रतिरोध है आर प्लस स्मॉल आर, एक है बाह्य प्रतिरोध, एक है आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर ही। अब हम इसको सॉल्यूशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर, इसको तो इधर ले आए हम, ई बटे आई। क्या किया हमने, इस आई को दूसरी तरफ ले गए और आर को इधर ले आए, क्योंकि हमें आर के लिए आर बराबर ई बटे आई, और ये आर प्लस का इधर आ किसका जाएगा, माइनस का। आइए विद्यार्थी अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देते, तो आर बराबर ई की वैल्यू दी है 10, और विद्युत धारा दी है हमें 0.5 एम्पियर, माइनस प्रतिरोध आर जो दिया है वो दिया है 3 ओम। सॉल्यूशन करते हैं, पॉइंट हटेगा 10, और 5 से इसको हम काट देंगे, 10 से कितनी बार कटेगा विद्यार्थी, 20 बार, 3 यानी कितना आ गया 17। तो बाह्य प्रतिरोध जो आर हमें निकालना था ये, उसकी वैल्यू आई 17, और इसको किससे नापते हैं, ओम से, तो 17 ओम। ये हमारा पहला आंसर फर्स्ट हो जाता है। सेकंड आंसर पूछा बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज ने वी की वैल्यू निकालना है, तो हम जानते हैं वी बराबर क्या होता है विद्यार्थियों, आर आई, ओम के नियम से, और वी ज्ञात करें तो वी आर जो अभी हमें आया कितना है विद्यार्थियों 17, और आई जो है वो कितना है पहले से दिया 0.5 एम्पियर, तो दोनों का हम गुणा कर देंगे, यानी दशमलव हटा दिया हमने, तो बन जाए 86 बटे 10। इस तरीके से हमारे पास ये 17 पीछे से ना 10 से भाग देंगे तो 8.5, और विभवांतर का इसमें क्या जाएगा, वोल्ट। ये हमारा सेकंड आंसर। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन को एक बार फिर से देखिएगा, जो जो जानकारी हमें क्वेश्चन में दी है उससे हमें जानकारी पहले इस तरीके से चुरा लेनी है, और फिर चित्र बनाना है, ठीक है। इसलिए जब टीचर डेरिवेशन बताए तब आपको ये चीज़ विशेष ध्यान रखना चाहिए, चित्र क्या है हमें लिखना। विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है लेंज का नियम, है ना। तो आइए हम समझते हैं क्या है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित किसका नियम है, लेंज का नियम। और इसमें एक चीज़ और बताने की ऊर्जा संरक्षण के क्या होता है, ये अनुकूल होता है। आइए हम क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करते हैं। तो क्या है हमारे पास, सबसे पहले हम लिखते हैं, हम लिख देते हैं लेंज का नियम। लेंज का नियम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की प्रत्येक अवस्था में प्रेरित धारा की दिशा, प्रेरित धारा की यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण की जो घटना होती है उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, तो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है यानी दिशा ज्ञात करने के लिए बताया था उसने, इस प्रकार होती है कि वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न हुई है, जिससे वो क्या हुई है, उत्पन्न हुई है। आइए इसको हम समझते हैं, दो चित्र है ना, तो हम इस तरीके से लेंगे। मान लीजिए हमने ले लिया एक
बंद लूप, इस बंद लूप के पास जब हम एक चुंबक को लाते हैं तो इस चुंबक, ये ले लिया एन और ये ले लिया एस, तो जब हम एन ध्रुव को लाते हैं तब इस चुंबक में प्रेरित धारा की दिशा है ना, ये एन और ये एस, इसको कहाँ ला रहे हैं हम, इसके पास लाते हैं, तो इसमें प्रेरित धारा की जो दिशा होगी वो इस तरीके से होगी, एंटी क्लॉकवाइज, यानी एन का ही क्या करेगी, वो विरोध करेगी, एंटी क्लॉक होगी ये, यानी एन ध्रुव का ही क्या करेगी ये विद्यार्थियों, विरोध करेगी। फिर अगर हम इसी स्थिति को बदल दें और फिर से एक बंद लूप ले, ये बंद हमने लूप ले लिया, इसके पास जब हम चुंबक को, सॉरी इस सब हम कहाँ ले जाते हैं, चुंबक को दूर ले जाते हैं, ठीक है, तो अब प्रेरित धारा की दिशा इस तरीके से होगी, यानी एन को दूर ले जाने का मतलब है एस को कहाँ ले जा रहे हैं हम, पास में ले जा रहे हैं, तो एस ध्रुव का ही क्या करेगी, वो विरोध करेगी, यानी अब जो धारा की दिशा होगी वो होगी क्लॉकवाइज। ये बताया था किसने, लेंज ने, और ये इस नियम का मतलब भी है। क्या है, प्रेरित धारा की दिशा, ये जो दिशा है ये विद्यार्थियों, ये इस प्रकार है इस लूप में कि उसी कारण का विरोध करे, किस कारण का, जैसे एन को पास ले जाने वाला, तो एन का ही क्या कर रही है विद्यार्थी, ये विरोध कर रही है। एन का विरोध केवल इसलिए बोला उसने कि आपको याद हो जाए, एंटी क्लॉकवाइज है ना, घड़ी के विपरीत दिशा। तब दूसरी स्थिति देखते हैं, जब हम एन ध्रुव को कहाँ ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं, तो अब घड़ी की दिशा विपरीत हो गई, अभी एंटी क्लॉक थी ये और अब क्लॉकवाइज हो गई है, बस ये है। अब हम समझाते हैं इसका दूसरे पार्ट के, दूसरा पार्ट है लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण का नहीं, यानी ये जो नियम है हमें ये बतलाता है कि ना तो ऊर्जा उत्पन्न होती और ना ही नष्ट। अब ये कैसे हो सकता है, तो आइए हम इसको समझते हैं। तो क्या कहता है, अब ध्यान देखिएगा, जब हम एन ध्रुव को कुंडली के कहाँ ले जाते हैं, पास, तो इस चित्र को आप ध्यान देखिएगा, ये भी किसकी भांति काम करता है, एन की। एन और एन में अब क्या होगा, प्रतिकर्षण, और हमें इसके विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, फिर भी क्या करना पड़ेगा, कार्य। यह कार्य ही इसमें क्या बन जाती है, ऊर्जा बनती है, विद्युत ऊर्जा के रूप में, ठीक। तो हम यही लिखते हैं, स्थिति फर्स्ट है ना, ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल, अनुकूल कैसे है, तो जब हम एन ध्रुव को कुंडली के पास ले जाते हैं तो कुंडली की सतह एन ध्रुव की भांति कार्य करती है, अतः चुंबक, ये जो चुंबक विद्यार्थी ये और ये कुंडली, और कुंडली के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। कौन सा बल लगेगा, ये प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तथा हमें इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। यह कार्य ही कुंडली में प्रेरित धारा के रूप में उत्पन्न होता है। अब विद्यार्थी हम दूसरी स्थिति पर विचार करेंगे। दूसरी स्थिति क्या है, जब हम एन ध्रुव को कुंडली से कहाँ ले जा रहे हैं, दूर ले जा रहे हैं। कहाँ ले जा रहे हैं, दूर। अब देखिए विद्यार्थियों, ये एन को हम दूर ले जा रहे हैं, तो ये सतह वो किसकी भांति काम करेगी, एस की। अब हम देख सकते हैं ये दो अलग अलग ध्रुव, यानी इसमें कौन सा बल काम करेगा, आकर्षण,
और अब हमें आकर्षण बल वो अंदर की तरफ खींचेगा, जबकि हमें ले जाना कहाँ पड़ रहा है, बाहर की ओर। अब हमें इस आकर्षण बल के विरुद्ध में कार्य करना पड़ेगा, वह कार्य फिर से इसमें नई धारा बना देगा। मैं लिखता हूँ पैराग्राफ में इस तरीके से कि जब हम, पैराग्राफ चेंज करके, जब हम एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो कुंडली से कहाँ ले जाते हैं, दूर, तो कुंडली की सतह, ये जो सतह है, ये कुंडली की सतह एस ध्रुव की भांति कार्य करती है। अब चुंबक और कुंडली के मध्य, अब चुंबक और कुंडली के मध्य कौन सा बल काम करेगा, विद्यार्थी ध्यान समझिएगा, आकर्षण बल। कौन सा बल, आकर्षण बल कार्य करता है। अभी कौन सा कर रहा था विद्यार्थियों, उस समय मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करता, अब कौन सा बल कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य। और हमें इस आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इसके विरुद्ध फिर से हमें कार्य, यह कार्य ही कुंडली में प्रेरित धारा के रूप में संचित होता है या उत्पन्न होता है, कुछ भी कह सकते। इस प्रकार हमने दोनों स्थितियों में क्या देखा विद्यार्थियों, तो हम दोनों स्थितियों में देख रहे थे कि हम पास ला रहे थे तो भी हमें क्या करना पड़ रहा था, कार्य, और दूर ले जाने में भी क्या करना पड़ता था, कार्य। तो इन पूरी प्रोसेस में हम कह सकते हैं कि हमें जो कार्य करना पड़ता था पास लाना, यानी यांत्रिक कार्य, अर्थात क्या हुआ इस पूरी प्रोसेस में विद्यार्थियों, यांत्रिक कार्य जो है ये हम कर रहे हैं, वो पास लाना और दूर ले जाना, उसको बोलेंगे यांत्रिक कार्य। तो यांत्रिक ऊर्जा, किस ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में क्या हो रही थी, परिवर्तित हो जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है और ना ही नष्ट होती है, ना ही क्या होती है, नष्ट होती है। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी प्रोसेस हुई है, इस पूरी प्रोसेस में ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या हुआ है विद्यार्थियों, पालन हुआ है, जो हमें समझाना था। ठीक है, ऊर्जा का केवल क्या होता है, परावर्तन। धन्यवाद। आइए विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन हम समझते हैं 14वें का अथवा विद्युत वितरण प्रणाली, यानी विद्युत धारा को बांटना, उसमें दिष्ट धारा के स्थान पर प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग किया जाता है, दिष्ट धारा का नहीं किया जाता है, क्यों। तो आइए इसका हम कारण लिखते हैं। उत्तर, विद्यार्थियों जो दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा में हम ट्रांसफार्मर, हम जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जा सकता है। क्यों किया जा सकता है विद्यार्थियों, क्योंकि जो प्रत्यावर्ती धारा होती है वह अन्योन्य प्रेरण के, ट्रांसफार्मर जो है वह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। तो होता क्या, एक कुंडली में हम धारा देते हैं, उसी का वोल्टेज को कम या ज़्यादा करके हम बना सकते हैं ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में केवल किस धारा का उपयोग कर सकते हैं हम, प्रत्यावर्ती धारा का। ठीक है, दिष्ट धारा का उपयोग हम नहीं कर सकते। अब ट्रांसफार्मर होने से फ़ायदा क्या होगा,
इसका उपयोग करके उपयोग किया जा सकता है, जिससे हम क्या करेंगे, प्रबल धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कम विद्युत खर्च करके भेजा जा सकता है। तो क्या विद्यार्थियों, जो प्रत्यावर्ती धारा होती है उसमें किसका उपयोग कर सकते हैं हम, ट्रांसफार्मर का उपयोग करके हम प्रबल धारा को, जो बहुत ज़्यादा, उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक, है ना, बिना ऊर्जा क्षय के, ऊर्जा का खर्च बहुत ही कम करके भेजा जा सकता है। किंतु अब हमारे पास समस्या क्या है, दिष्ट धारा की। किंतु दिष्ट धारा में ट्रांसफार्मर का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसलिए क्यों नहीं किया जा सकता, तो उसका कारण इतना है कि जो दिष्ट धारा है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर काम होगी नहीं, क्योंकि दिष्ट धारा की दिशा बार बार बदलेगी नहीं, उसकी आवृत्ति होती ही नहीं दिष्ट धारा में, तो उसमें हम ट्रांसफार्मर का उपयोग भी नहीं कर सकते, है ना। इसलिए हम दिष्ट धारा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ये हमारा उत्तर है। नमस्कार दोस्तों, हम देखेंगे कि दो लेंस है हमारे पास, जो संपर्क में, दो पतले लेंस संपर्क में रखे हैं, इनके संयोजन, इन दोनों को मिलाने से एक फोकस दूरी के लिए अपने क्या बनाना है, सूत्र। ठीक है विद्यार्थियों, जिसका सूत्र है वो ये आएगा, 1/f, यानी संयुक्त फोकस दूरी उनकी अलग अलग फोकस दूरी के योग के बराबर होती है। इस सूत्र को बनाने के लिए हमें एक सूत्र की और ज़रूरत लगेगी, ये है लेंस सूत्र। जैसे तो लेंस सूत्र में हम देखते ही हैं, तो लेंस सूत्र की आवश्यकता लगी। लेंस सूत्र में जाता हूँ, लेंस सूत्र होता है किसी लेंस की फोकस दूरी, उसकी प्रतिबिंब की दूरी एक माइनस उसकी वस्तु की दूरी, ये होता है लेंस सूत्र। कब, जब ये लेंस है, इसमें कोई प्रकाश किरण जाती है और लेंस के कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, किसकी जरूरत लगती है, लेंस सूत्र की। ठीक है, ये फोकस की दूरी है, ये प्रतिबिंब की दूरी है और ये वस्तु की दूरी है। आइए इस लेंस सूत्र का उपयोग करके हम बनाते हैं संपर्क में रखे दो पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र। तो देखिएगा आप ध्यान से, इस क्वेश्चन के दौरान आपको इस तरीके से चित्र बना देता हूँ। ये हमने एक लेंस ले लिया है, पहला लेंस जो रेड कलर से मैंने बना दिया, इस ढंग से मैं ले लेता हूँ, ये पहला लेंस। ठीक है, और इसके संपर्क में एक और लेंस में रख देता हूँ, दूसरा लेंस L2। ठीक है, दोनों लेंस का मुख्य अक्ष एक ही है, तो आइए मुख्य अक्ष बना लेते हैं। ये मुख्य अक्ष, इस पर वस्तु रहेगी। अब संपर्क में रखे हैं तो बिल्कुल पास पास ही है ना, जितने पतले होंगे उतना ज़्यादा फार्मूला हमारा ठीक रहेगा। अब हम क्या करते हैं, वो एक वस्तु लेते हैं, उसे चलने वाली ये प्रकाश किरण इस पहले लेंस L1 से होकर जाती है और जिसका प्रतिबिंब बनता है I1 पर, यानी ये हो गई वस्तु की दूरी, ये हो गई वस्तु की दूरी हमारे पास U, और ये हो गई इससे हमारे प्रतिबिंब तक की दूरी V1। तब हमारे पास क्या हो जाता है, हम लिखते हैं, माना L1 तथा L2 दो उत्तल लेंस है, O एक वस्तु है, जिसका L1 के कारण L1 का वस्तु O का L1 के कारण
I1 पर प्रतिबिंब बनता है। देखिएगा L1 लेंस के लिए क्या हो जाएगा, लेंस सूत्र हमारे पास, तो लेंस सूत्र ही होता है 1/f 1/v माइनस 1/u। तो पहले लेंस की फोकस दूरी हम मान लेंगे f1 बराबर, तो ये हो गई फोकस दूरी, तो पहले लेंस की फोकस दूरी f1, 1/, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है v1 माइनस 1/u, समीकरण नंबर 1। अब ये जो दूसरा लेंस आता है, दूसरा लेंस प्रकाश किरण को और मोड़ देता है, यानी प्रकाश किरण को यहाँ से मोड़ के यहाँ ला देता है, तो ये वस्तु का प्रतिबिंब बनता है फाइनल चित्र, यानी इसके तक की जो दूरी है ये हो जाएगी v। अब मैं लिखता हूँ L2 लेंस के लिए I1 तो वस्तु का कार्य करती है, यानी ये जो I1 आपको दिख रहा है ये वस्तु काम करेगा, यहाँ तक की दूरी वस्तु की दूरी हो जाएगी, और I जो है वो प्रतिबिंब, I पर क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब, तथा जिसका प्रतिबिंब I पर बनता है। विद्यार्थियों यहाँ ध्यान रखिएगा आप। तो अब फिर से हम कौन सा सूत्र लगा देंगे, लेंस सूत्र। तो लेंस सूत्र क्या कहता है, 1/, अब दूसरे लेंस की जो फोकस दूरी वो मान ली f2, यानी यहाँ फिर चेंज कर दिया अपन ने f2, 1/, क्या था विद्यार्थियों, v, प्रतिबिंब की दूरी। तो अब प्रतिबिंब की दूरी कौन सी, I1 तक की, I1 तक की जो दूरी वो कितनी है, v1, तो ये प्रतिबिंब तक की दूरी, प्रतिबिंब तक की दूरी तो v हो जाएगी। अब क्या बन जाए, प्रतिबिंब v माइनस वस्तु की दूरी, तो अब ये वस्तु का काम करे कौन, I1, तो यह हो जाएगा v1, समीकरण नंबर 2। अब हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं, तो देखिएगा ध्यान से, दोनों संपर्क हम रखें, तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, क्या है समीकरण 1 में 1/f1 प्लस 1/f2, यानी LHS में LHS जुड़ जाएगा, RHS 1/v1 माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v1। ठीक है, अब हमारे पास क्या होगा, तो विद्यार्थियों अब हम देख सकते हैं, ये माइनस का v1 ये प्लस का v1 कैंसिल, 1/v ये पहले लिख लिया माइनस 1/u, और अभी हमने पढ़ा है v माइनस u बराबर क्या होता है, f। तो अब ये हो जाएगा अपने पास, तो यहाँ 1/f1 f2, और ये हो जाएगा फोकस, ये संयुक्त फोकस हो जाएगा इन दोनों लेंस का, 1/f1 प्लस 1/f2, तो ये हो जाए संपर्क हम रखे दोनों लेंस की संयुक्त फोकस दूरी, संपर्क में रखे पतले लेंस की फोकस दूरी। और याद रखिए विद्यार्थियों, 1/f को हम बोलते हैं पावर, लेंस की क्षमता, तो 1/f1 हो जाएगा P1 P2 और ये P, यानी संयुक्त लेंस की जो क्षमता होगी P वो उनकी अलग अलग क्षमताओं के योग के बराबर भी होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का ध्रुवण किसे कहते हैं। और दो पोलराइड एक दूसरे से थीटा कोण पर रखे हो तो दोनों पोलराइड से गुजरने के पश्चात प्रकाश की तीव्रता कितनी रहेगी, थीटा के पदों में अपने को लिखना पड़ेगी। ठीक, तो पहले अपन ध्रुवण, तो ध्रुवण प्रकाश की एक घटना है, एक फिनोमिना है। पहले समझते हैं जो प्रकाश की किरण होती है, ये प्रकाश की तरंग जो संचरित होती है, उसके जो कण होते हैं उससे चारों दिशाओं में कण क्या करते हैं, कंपन करते हैं। इनको बोलते हैं विद्युत वेक्टर। क्या बोला जाता है विद्यार्थी, विद्युत वेक्टर। ये जो विद्युत वेक्टर है इस तरंग के चारों ओर संचरित होते हैं, ऐसा हाइगन ने अपने को द्वितीयक तरंगिका के सिद्धांत में बताया भी था। अब ये जो प्रकाश है तो इसको इस तरीके से शो कर देते हैं, हर बार ये हर दिशा में बनाने की बजाय ये भी बना देंगे तो भी मतलब वही होगा। बिंदु भी बना दिया और दिशा बना दी, तो बिंदु शो करेगा चारों दिशाओं को, सभी दिशाओं में ये विद्युत वेक्टर का जाना। इसको बोलते हैं अध्रुवित प्रकाश। और जब विद्युत के कण केवल एक ही दिशा में कंपन करते ये, तो ऐसा हम बोल सकते हैं सामान्य बोलचाल में कि जो प्रकाश रहेगी उसकी चकाचौंध, जो चारों तरफ की तीव्रता थी वो खत्म हो जाती है और विद्युत कण केवल एक ही लंबवत दिशा में कंपन, इसको बोलते हैं हम
समतल या समतल भी ना कहते हुए एक शब्द है ध्रुवित प्रकाश। क्या शब्द यूज करते हैं इसके लिए? ध्रुवित प्रकाश। तो विद्यार्थी यहीं से हम परिभाषा लिखते हैं किसकी? प्रकाश के ध्रुवण की, कि प्रकाश का ध्रुवण क्या है। तो प्रकाश के ध्रुवण की डेफिनेशन इस तरीके से हम लिखेंगे कि यदि किसी प्रक्रिया द्वारा, कोई भी प्रक्रिया हो, इसको हम बोलेंगे ध्रुवित प्रकाश को साधारण प्रकाश, ताकि और अच्छा हो जाए प्रकाश। तो अपन डेफिनेशन लिखते हैं कि यदि किसी भी, कोई भी प्रक्रिया हो, किसी भी प्रक्रिया द्वारा कैसा प्रकाश? अध्रुवीय साधारण प्रकाश के विद्युत सदिश, साधारण प्रकाश के विद्युत सदिश मतलब ये चारों दिशाओं में जाने वाले, इधर भी इधर भी इधर भी सब दिशा में जाने वाले विद्युत सदिश के कंपन को तरंग संचरण, जो तरंग ये जा रहे हैं ना इधर, ये तरंग का संचरण हो रहा है, संचरण के केवल लंबवत दिशा में कर दिया। तरंग संचरण के लंबवत दिशा में, किस दिशा में? लंबवत दिशा में सीमित कर दिया जाए, ऐसे, एक मिनट, सीमित कर दिया जाए, यानी सब दिशाओं के बजाय केवल एक ही दिशा में कर दिया जाए, तो इस परिघटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते हैं। यानी प्रकाश की सम्मिति में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। इस तरीके से हम कह सकते हैं जैसे कि अगर हम चश्मा लगा लें तो सूर्य की चकाचौंध खत्म हो जाती है, या फिर पानी की सतह पर प्रकाश पानी के अंदर भी चला जाता है और परावर्तित भी हो जाता है, तो वहाँ के कुछ कण इधर चले जाते हैं, कुछ कण इधर आ जाते हैं, कि इधर चारों दिशाओं में जाने वाले कण थे। ये क्या हो गया? प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश का ध्रुवण बहुत सारी चीज़ों से हो जाता है। अब अगला जो उसने हमसे पूछा है वही अगला जो दिया है हमारे पास, इसमें कि दो पोलराइड हम लेंगे। पोलराइड एक युक्ति होती है विद्यार्थियों, जो समतल ध्रुवित प्रकाश, ऐसा प्रकाश उत्पन्न करती है, ऐसा प्रकाश को, इस प्रकाश को इस प्रकाश में बदलने वाली युक्ति क्या है? सबसे सरल एवं सस्ती युक्ति है पोलराइड। तो उनके बीच थीटा कोण पर रखें तो गुजरने वाले प्रकाश की तीव्रता के लिए कितनी रहेगी अपने। तो हम एक चित्र बनाते हैं ताकि और समझ में आ जाए आपको। ये एक गोल आकार का हमने ले लिया और इसमें हम सीधी लाइन खींच देंगे। ये जो आकृति है वो क्या बन जाएगी विद्यार्थियों? पोलराइड। ठीक, इसमें एक और हम इस तरीके से दूसरे कलर से ले लेंगे। दो पोलराइड ये कैसे रखें विद्यार्थियों? समांतर रखें। कैसे रखे हैं? समांतर। ठीक, तो यहाँ से प्रकाश उसमें से आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर इन पोलराइड को हम, यानी थीटा बराबर कितने डिग्री का कोण है? 0 डिग्री, 180 डिग्री का। अगर हम पहला पोलराइड फिर से देखना मैं बनाता हूँ, ये और एक ये, पोलराइड इस तरीके से रख दे विद्यार्थी, ये तिरछा। अब दोनों पोलराइड को आप देख सकते हो, दोनों पोलराइड अब कैसे रख दिए हमने यहाँ पर? ये समांतर। तो यहाँ से इतनी जगह सब कोई प्रकाश नहीं आ सकती है ना, एक दूसरे के क्या रख दिए हैं? लंबवत। परंतु हमें प्रश्न में जो दिया है विद्यार्थियों वो थीटा कोण के लिए दिया। किस कोण के लिए? थीटा कोण के लिए। अगर पोलराइड थीटा कोण से रखें तो विद्यार्थियों यहाँ मेसेल का नियम लागू हो जाता है। उससे हम इस चीज़ को बता सकते हैं। क्या है मेसेल का नियम? मेसेल ने हमें बताया कि जब हम अध्रुवित प्रकाश को, अगर हम अध्रुवित प्रकाश को किसी पोलराइड या फिर विश्लेषक से गुजारते हैं तो निर्गत
ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता जो है, तीव्रता को हम यहाँ दर्शा देंगे इंटेंसिटी आई, तीव्रता उसके साथ जो कोण बनाती है उस कोण की कोज्या के, तीव्रता कोण की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी ये जो आई है वो अनुक्रमानुपाती हो जाएगी कोस स्क्वायर थीटा। और अब दोनों पोलराइड के बीच का जो कोण है वो कितना है विद्यार्थियों, थीटा है। ये पहला पोलराइड और ये दूसरा पोलराइड, और इनके बीच में जो कोण है वो अब कितना है, थीटा है। तो थीटा है, अब इसको हम किस में बदल देंगे, बराबर में। तो आई बराबर में कांस्टेंट लिया के, और ये हो जाएगा हमारे पास, या फिर सीधा के की बजाय हम ले लेते हैं I0, इसका शिखर मान cos स्क्वायर थीटा। ये हो जाएगा हमारे पास विद्यार्थियों बेसेल का नियम, और हमारा उत्तर यही होगी, गुजरने वाले प्रकाश की तीव्रता हमारे पास। ये विद्यार्थियों हमें लिखना है डी ब्रोगली के कण का तरंग सिद्धांत, है ना। कण के लिए तरंग सिद्धांत लिखना और तरंग धैर्य लेमडा के लिए सूत्र भी स्थापित करना है। तो आइए हम लिखते हैं, क्या कहता है द्रव्य तरंग सिद्धांत। द्रव्य तरंग की डेफिनेशन ये कहती है कि प्रत्येक गतिशील या गतिमान कण के साथ एक तरंग संलग्न, उसके साथ साथ लगी हुई संलग्न होती है। प्रत्येक गतिशील कण के साथ एक तरंग क्या होती है, संलग्न होती है। इसे द्रव्य तरंग कहते हैं, या इसी को डी ब्रोगली तरंग भी कहते हैं। अब इसके लिए हमें क्या स्थापित करना है, सूत्र। तो डी ब्रोगली ने यानी इसकी स्थापना करते तो ये जो तरंग का सूत्र है लेमडा बराबर H/m/v, ये हो जाएगा हमारे पास। इसका निगमन हम करते हैं तो इसकी उत्पत्ति, विद्यार्थियों इसकी उत्पत्ति डी ब्रोगली ने प्लांक के क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टीन के द्रव्यमान तुल्यता संबंध से की थी। तो आइए, प्लांक का सिद्धांत कहता है कि ये कण है, इस कण पे जो ऊर्जा है वो कितनी होगी, तो इस कण पे जो ऊर्जा होगी वो होगी h/nu के बराबर, क्योंकि हर कण के साथ एक आवृत्ति होती है। तो उसने कहा, तो पहले लिखते प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत, ठीक। क्यों, क्योंकि जो भी कण है उसकी एक आवृत्ति होगी और उस कण पे एक ऊर्जा भी होगी। तो ऊर्जा कितनी मान ली, इस कण की E, और आवृत्ति कितनी मान ली, न्यू। तो इस कण की ऊर्जा कितनी होगी विद्यार्थियों, E बराबर h/nu। ये प्लांक के सिद्धांत से। पर आइंस्टीन ने इसी बात को एक दूसरे तरीके से कहा कि यही कण है, यदि इस कण की ऊर्जा E है तो इस कण का द्रव्यमान m और c का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बराबर। यानी इस कण में अगर द्रव्यमान है तो द्रव्यमान, इस कण में अगर आवृत्ति है तो आवृत्ति हम किससे निकालेंगे, प्लांक से, और द्रव्यमान है तो किससे निकालेंगे हम, आइंस्टीन के सापेक्षता से, द्रव्यमान तुल्यता से। तो आप लिखते हैं आइंस्टीन के द्रव्यमान तुल्यता संबंध। इन क्या कर रहे हैं विद्यार्थियों, हम कण एक ही ले रहे हैं, उस कण को आवृत्ति के आधार पर हम प्लांक से निकाल रहे हैं, उसी कण की ऊर्जा हम द्रव्यमान से, आइंस्टीन से निकाल रहे हैं। दोनों को डी ब्रोगली ने एक साथ साथ रखा था। E बराबर क्या हो गया, mc²। अब हम देख सकते हैं इन दोनों समीकरणों में, समीकरण 1 और समीकरण 2 का दोनों पक्ष क्या है, बराबर अपने पास ही है। तो यह यूज़ करते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या मिलता है अपने को, दोनों का LHS जो बराबर, तो RHS भी क्या हो जाएगा, बराबर। यानी हम लिख देंगे h/nu, ये h/nu किसके बराबर हो जाएगा, mc के स्क्वायर के। अब हम जानते हैं न्यू जो है वो होती है आवृत्ति, और आवृत्ति होगी प्रकाश की चाल बटे तरंग धैर्य। तो h/nu c/λ mc का स्क्वायर। अब हम इस c से
2 बार वाले सी को कैंसिल कर देंगे, तो h/λ बराबर mc। ठीक, ये हो जाएगा हमारे पास, यानी इस तरीके से हम h/mc और लेमडा भी लिख सकते हैं। ये है प्रकाश के कण के लिए। किंतु अगर द्रव्य कण की बात करें हम, द्रव्य में कण में ये जो c है वो किस में बदल जाएगा, v में, क्योंकि प्रकाश की चाल की बजाय हम द्रव्य कण, तो हमारे पास आ जाएगा लेमडा बराबर h/mv। यही डी ब्रोगली का तरंग सिद्धांत। कि प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव किसे कहते हैं। प्रकाश के तरंग जो सिद्धांत है, तरंग सिद्धांत दिया हाइगन ने, इसकी व्याख्या करने में असफल क्यों है। ठीक, तो हम पहले प्रकाश विद्युत प्रभाव की डिफिनेशन लिखते हैं। क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव की, कि यह धातु, जब इस धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश गिरता है, यानी इसकी जो आवृत्ति है न्यू, और इस धातु की जो आवृत्ति है न्यू 0, तो ये ज़्यादा होनी चाहिए न्यू किससे, न्यू 0 से, तो इसकी सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। इस घटना को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो हम ये लिखते हैं कि जब किसी धातु की सतह पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। अब ये तो है, अब ये धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इसकी व्याख्या हाइगन के हम तरंग सिद्धांत से नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, इसके क्या लिखते हैं अपन, कारण। तो तरंग सिद्धांत के असफलता क्या क्या, अब इसको हम समझते हैं। तो क्या है, हाइगन ने बताया था कि प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। अब इस सिद्धांत से हम यहाँ देखते हैं कि मान लीजिए ये तरंग आई, और ये तरंग जैसे ही यहाँ आई, ये प्रकाश जितनी जितनी जगह पड़ेगा वो सारे जो भाग है उस वहाँ के सारे इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को बराबर बराबर बांट देंगे, और जब ये ऊर्जा सब में बटेगी तब इलेक्ट्रॉन इससे उत्सर्जित होंगे। तो इसमें तो बहुत ज़्यादा क्या लगेगा विद्यार्थियों, समय। किंतु ऐसा वास्तव में होता नहीं है। प्रकाश जैसे ही गिरता है तुरंत ही इलेक्ट्रॉन क्या होना शुरू हो जाते हैं, उत्सर्जित। पर हाइगन का तरंग सिद्धांत क्यों, क्योंकि इसने कहा कि प्रकाश छोटे छोटे बंडल के रूप में आएगा, तो बात सही है। पर हाइगन ने माना प्रकाश किसके रूप में आएगा, तरंग के रूप में। तो पूरी तरंग आएगी तो सब जगह के इलेक्ट्रॉन प्रभावित होंगे। तो आइए इसको हम लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे कि जब प्रकाश तरंग कहाँ, धातु की सतह पर गिरती है, जैसे वो क्या होती है, गिरती है, तो उसकी ऊर्जा, इस तरंग की जो ऊर्जा है वो सारे जहाँ जहाँ तक प्रकाश जाएगा, ऊर्जा है, एक इलेक्ट्रॉन अवशोषित नहीं करता, बल्कि जहाँ तक प्रकाश गिरता है सभी इलेक्ट्रॉन करते हैं। अतः यह ऊर्जा सभी में बढ़ती है, तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में
समय लगता है, किंतु यह तथ्य प्रायोगिक तथ्य से विपरीत है। ये जो तथ्य है प्रायोगिक तथ्य से विपरीत है। प्रायोगिक तथ्य कहता है कि जैसे ही प्रकाश गिरता तत्काल क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। दूसरा विद्यार्थियों कि धातु की सतह पर जैसे जितना ज़्यादा प्रकाश आएगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या आपतित प्रकाश की जो तीव्रता जितनी ज़्यादा रहेगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, उत्सर्जित, क्योंकि तरंग से तरंग के हिसाब से क्या बढ़ेगी, तीव्रता। यानी ऐसा समझिए कि धातु है, इस पर ज़्यादा तीव्र तरंग आएगी तो तरंग की तीव्रता जितनी ज़्यादा होगी प्रकाश की, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन उतना ज़्यादा होना चाहिए, परंतु इस तीव्रता पर तो डिपेंड ही नहीं करता है ना। तो हम ये लिखेंगे कि तरंग सिद्धांत के अनुसार, दूसरा पॉइंट, तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर, प्रकाश की तीव्रता बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित अधिक होने चाहिए। इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन अधिक होना चाहिए, किंतु प्रायोगिक रूप से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। जो है वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति पर निर्भर करता है। अतः यही कारण है कि वह ठीक ढंग से उसकी व्याख्या